हेलो ब्रो। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सब जगह न्यूज़पेपर पर यही न्यूज है। तुम नहीं गए इस सम्मेलन में, थोड़ा बताओगे क्या है इसका लफड़ा एंड पचड़ा? लफड़ा एंड पचड़ा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबका साथ सबका विकास के लिए कैसे मूर्त रूप दिया जाए, दुनिया भर के विशेषज्ञ यहाँ शामिल हो रहे हैं। मूल बात यही है कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस युग में इस टेक्निक्स को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे डेवलपमेंट के अलावा देश के एकता और अखंडता या सुरक्षा या विकास या प्रशासनिक क्षमता में इसका उपयोग किया जाए। एजेंडा का मूल उद्देश्य यही है। ब्रो, इसमें क्या है? ये तो हर जगह यही बात होती है। इंडिया में हो रहा है तो इसमें कौन सा नई बात है? देखो, नई बात की बात अलग है। ये सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है जो पहली बार भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। इस तरह के जो भी सम्मेलन होते थे उनका आयोजन यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में होता था। भारत जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का एक कॉन्फ्रेंस होना, मतलब ये तो मुझे बड़ी आश्चर्य लग रहा है कि लास्ट 78 ईयर्स में इस तरह का इंपॉर्टेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर भारत को नहीं मिला। तो ये तो एक अचीवमेंट है। दूसरा, दुनिया भर के विशेषज्ञ इसमें शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, जो सबसे अलग करता है। रियली ब्रो, वेरी इंटरेस्टेड। थोड़ा और डिटेल बताओ। देखो, ये डिबेट थोड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस डिबेट में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन कौन लोग बेनिफिशियल हो रहे हैं, कहां कहां यह इफेक्टिव हो रहा है। के साथ साथ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिर से परिभाषित करने में लगा हुआ है। और जो हमारे पीएम साहब का एक स्टेटमेंट है, एआई ह्यूमैनिटी या मानवता के लिए, ये अपने आप में एक मूल मंत्र है और जो इस कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। भारत का अपना एजेंडा भी है। 3P नामक एक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। पीपुल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, मतलब लोग, पृथ्वी और प्रगति। तो ये तीन चीजें हैं जो इस सम्मेलन को विशेष बनाती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्निक्स की क्या उपयोगिता हो सकती है भविष्य में। इसके साथ साथ भारत जैसे देशों का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, फिर उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में, कनेक्टिविटी में, गवर्नेंस में, ऐसे 7 अलग अलग एजेंडे निर्धारित किए गए हैं जो आने वाले भारत के भविष्य को निर्धारित करेंगे। और इसके साथ साथ विश्व के अन्य देशों का भी जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं इस टेक्निक से जुड़ा हुआ है। ब्रो, एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शब्द क्या है? थोड़ा पिंच कर, थोड़ा इसके बारे में भी बताओ। इसका मतलब ये है कि टेक्निक्स को ऐसे बनाया जाए जो आम लोगों के लिए सहज और सरल हो। भारत जैसे देशों में टेक्निक्स को आज के हेल्थ सेक्टर में, गवर्नेंस के सेक्टर में या एग्रीकल्चर के सेक्टर में इसको ऐसे यूज करें जैसे आज लोग मोबाइल का यूज कर लेते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी की जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसको चलाने के लिए थोड़े एक्सपर्ट की जरूरत होती है, लेकिन जो मिनी एआई का कॉन्सेप्ट है वो आम लोगों के लिए है और वो एक ऐसी तकनीक है जैसे कि हम मोबाइल चला सकते हैं। तो इस शब्द का मतलब यही है कि तकनीक आम लोगों के लिए, या टेक्निक फॉर कॉमन मैन, या टेक्निक्स सबका साथ सबका विकास का एक वाहक। इसको इसी रूप में तुम लो। ब्रो, एक बात समझ में नहीं है। सैम ऑल्टमैन जैसे इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट, ये बंदा क्यों कह रहा है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीड करेगा? और ये वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे भी संस्थाएं भारत को लेकर इतनी उत्साहित क्यों हैं, तब जब भारत सांप सपेरों का देश था? और ये भी कहा जाता है कि भारत के IIT में वो सिलेबस पढ़ाया जाता है जो फ्रांस के 6th क्लास के पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाता है। और दुनिया के 10-12 ग्लोबल इंस्टीट्यूट में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भारत में कहीं है ही नहीं भारत के इंस्टीट्यूट। उसके बाद भी भारत जैसे भूखे नंगे बेरोजगार पता नहीं क्या क्या देशों को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है। लफड़ा क्या है ब्रो? लफड़ा तो ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार का दावा है कि मेरे 30 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेंड टेक्निकल पर्सन, मतलब 30 लाख इंजीनियर हैं जो दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। एक तो ये बड़ी दावा है भारत सरकार का। दूसरा, ये 30 लाख का दावा कर रही है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं ये कहती हैं कि आपके यहाँ के जितने इंजीनियर हैं उसमें से सिर्फ 15% काम करने के लायक है।
सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड बैंक के इस दावे के बाद भारत का नीति कमीशन उसको और घटा के कहता है 12% ही काम लायक है, बाकी सब बेकार है। तुम देखो ना, दिल्ली एनसीआर में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज थे सब पे आज ताले जड़े हुए। लोग वहां बुला बुला के कहते हैं आ जाओ, इंजीनियर बना देते हैं, आ जाओ। पहले मध्यम वर्गीय परिवारों की एक आकांक्षा होती थी हमारे घर में इंजीनियर हो। धन्यवाद है मेरा कि मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं सोशल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। आज इंजीनियर्स की क्या हालत है देख लो। दुनिया में कौन सा काम इंजीनियर करेंगे ये इंजीनियर को ही नहीं पता। सारे लैपटॉप चैनल से लेके जितनी नौटंकियां हैं वो इंजीनियर्स कर रहे हैं। कारण क्या है? उनके पास काम ही नहीं है। तो ऐसे में सैम ऑल्टमैन या वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर जो वर्ल्ड लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं या फिर जो अन्य और प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, एक तरफ भारत की रेटिंग टेक्निकल एजुकेशन में इतनी नीचे गिरा देती हैं और यहां पर तारीफ पे तारीफ हो रहा है। तो ये चीज मुझे टेंशन दे रहा है कि आखिर भारत को इसका अगुवा क्यों बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, विकसित देशों की मंशा पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता है कि किसी भी विकासशील देश को उठाते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो कोई नेतृत्व हो, तो कहीं ना कहीं उनका एक छिपा एजेंडा होता है। अगर इसी तरह पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि मोहम्मद यूनुस हो, दिल्ली में केजरीवाल जी हो, सोनू सूद हो, या मिस्र में या पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं डीप स्टेट या इनका एक छुपा एजेंडा दिखाई देता है। तो ऐसे में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की जब टेक्निकल एजुकेशन की लिमिट इतनी नीचे है तो भारत को इतना अगुआ चढ़ा करके ये तिल के ताड़ क्यों बना रहे हैं या ताड़ पे क्यों चढ़ा रहे हैं। लफड़ा यही है जिसका उत्तर अभी मिल नहीं रहा है। ब्रो, एक वर्ड और भी है, टेक्निकल नेशनलिज्म, तकनीकी राष्ट्रवाद। थोड़ा इसके बारे में बताओ, ये क्या है? हाँ, थोड़ा मैंने पढ़ा है। तकनीकी राष्ट्रवाद, इसका मतलब है विश्व के सभी देशों के पास अपनी तकनीक हो, सभी देश अपने स्तर पर इस तकनीक का प्रयोग कर सके और तकनीक से सबका कल्याण हो। भारत की भाषा में कहें तो विज्ञान सबके लिए वरदान हो, अभिशाप न बने। साइंस फॉर एवरी पर्सन, एवरी कंट्री, एवरी नेशन। मूल मंत्र यही है तकनीकी राष्ट्रवाद। मतलब भारत की तरह जो भी एशियाई और अफ्रीकी देश हैं वो अपने स्वास्थ्य संरचना में, प्रशासनिक संरचना में, लोगों से कनेक्टिविटी में या फिर वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में, विकासात्मक योजनाओं को लागू करने में, लोगों के जीवन को सहज और सरल करने में यूटिलाइज कर सके। इसी शब्द का नाम है टेक्निकल नेशनलिज्म। ब्रो, हमारे नेहरू जी भी तो यही कहते थे, सब जगह डेमोक्रेसी हो, सब जगह पीसफुल एक्टिविटी हो, सब जगह आईआईटी जैसे टेक्निकल एजुकेशन बने, सब जगह शांति और स्टेबिलिटी या शांति और स्थिरता हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं मोदी जी नकल करेंगे नेहरू जी। कह सकते हो मोदी जी नकल कर रहे हैं या फिर एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह जो अच्छा लगे लोगों को वो बोल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास या पड़ोसी देशों से मित्रता या हर जगह डेमोक्रेसी या साइंस फॉर ऑल। तो कहीं ना कहीं तुम मान सकते हो कि मोदी जी की इस पॉलिसी पर नेहरू जी की छाप है या ये सामान्य तौर पर एक सामान्य विशेषता मानी जाती है। ब्रो, इट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंडिया वर्ल्ड को लीड करेगा, ऐसा हम मान ले जो कॉन्फ्रेंस में दुनिया में लोगों को बताया जा रहा है। अब लीड करेगा या नहीं करेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन एक बात तुम जान लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की वास्तविकता है। आज हम चौथे औद्योगिक क्रांति के दौर में गुजर रहे हैं, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार मोबाइल या कंप्यूटर या इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो डिलीट नहीं हो सकता है, उसका एक और न्यू वर्जन आते रहेगा। तो सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एक अनिवार्यता भी है और व्यवस्था भी है। वी हैव नो एनी ऑप्शन, वी हैव अपॉर्चुनिटी, वी हैव चैलेंजेस। मतलब हमारे पास अवसर भी हैं, हमारे पास चुनौतियां भी हैं और हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसे इस टेक्निक्स को गांव-गांव तक पहुंचाएं, पहली बात। दूसरा, जो अभी हमारी स्थिति है डिजिटल डिवाइडेड की, वो गांव और शहरों में, उसमें भी जबरदस्त खाई है। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं वो कितने सक्षम हैं, कितनी सारी चीजों को हैंडल कर पाएंगे या इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ये भी एक समस्या है। इसके बाद की और बातें हैं कि भारत के राज्य सरकारों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब कितना यूजफुल है या किस रूप में है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सबसे बड़ी बात, इंटरनेट क्रांति आई है, सोशल मीडिया भी आया है, तो उसके कई साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। जैसे हेट स्पीच इतनी जबरदस्त आई है, डीप फेक की आई है। अभी बिहार के इलेक्शन में 4000 से भी ज्यादा
फर्जी वीडियो एआई जनरेटेड उभर करके आए। तो भारत जैसे संवेदनशील देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना पॉजिटिव रोल प्ले करेगा ना, उससे कम नेगेटिव रोल प्ले नहीं करने वाला है। तो इस सम्मेलन के बाद जो जो रणनीतियां भारत सरकार की बनने वाली हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि भारत इसको विश्व नेतृत्व करने की क्षमता रखता है कि नहीं। बाकी भारत जैसे देशों में इस सम्मेलन का होना, दक्षिण सहयोग के रूप में उभर करके आना, चीन और अमेरिका की पॉलिसी जो भारत से लगभग मुझे लग रहा है 20 से 25 साल टेक्नोलॉजी में आगे हैं, कुछ देश तो कहते हैं कि 100 साल आगे हैं, उसमें भारत कहां सर्वाइव फिट करेगा, ये अलग बात है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो टेंशन वाली बात है, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, एलन मस्क कह रहा है, वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट कह रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एआई आने वाले टाइम ड्यूरेशन में 30 से 40% नौकरियां 2030 तक खा सकता है या हटा सकता है। उसके लिए भारत सरकार का एक अल्टरनेटिव मॉडल क्या है, ये कुछ पता नहीं लग रहा है। तो इस तरह के सम्मेलन में, अभी तो सम्मेलन हो रहे हैं और ज्यादातर सम्मेलन 3 दिन का तमाशा ही होता है। ये कांग्रेस के टाइम से चल रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि साल में 3 दिन तक टर्रा रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो ये सम्मेलन होता है, अच्छी बात है। अगर इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं, अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करती है, तो हो सकता है कि इंडिया इसको लीड कर सके, अन्यथा ये 3 दिन का तमाशा ही रह जाएगा। रियली ब्रो, तुमने तो बहुत सारी बातें बताई। रुको, मैं अभी राहुल बाबा को फोन लगा रहा हूं और कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में मोदी जी से पूछे, मोदी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आपने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी है, और ये बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो असर डालेगा उसके बारे में आपने क्या सोचा है। ये जो आप सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रिप्लेस करेगा, इफेक्ट करेगा, मुझे बताइए और आप सबको बताइए। ये देश इस मुद्दे के बारे में जानना चाहता है। तुमने बहुत अच्छी बात कही है, काश ये मुद्दा देश की संसद में उठता। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बात टेक्नोलॉजी की हो, पॉल्यूशन की हो, हेल्थ की हो, मिलावट की हो, ये सब मुद्दे भारत जैसे देशों में कोई मायने नहीं रखते। भारत शुगर कैपिटल बन रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, मिलावटी सामान का इतना जरा जोर है, हर बच्चा मोटापे का, शुगर का शिकार होते जा रहा है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जो हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य निर्धारित करेंगे, और इन मुद्दों पर भारत में वोट मिलता नहीं है। न तुम्हारी कोई इच्छा होगी इस तरह की बातों को सुनने की, न देश की जनता को। तो भारत में वोट जाति, धर्म और ये तिकड़मबाजियों के ऊपर ही ज्यादा मिलते हैं। कर लो, तुम्हारी इच्छा है तो राहुल बाबा को फोन लगाओ और पूछो। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो सबसे पहले मेरा सपोर्ट रहेगा राहुल बाबा को।